तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 की, और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ने जा रहे हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। आगे 2 सर्किट्स के बारे में डिटेल दे रखी हैं। पहले मैं इन दोनों सर्किट्स को बना देता हूं और उसके बाद आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। तो सर्किट कैसे बनेगा इसको भी आप समझ लीजिए ज़रा ध्यान से। देखिए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज़ विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो 2 रजिस्टर हैं, एक ओम का है और दूसरा 2 ओम का है, और दोनों एक दूसरे के साथ किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। और इनके साथ एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो ये हो गई बैटरी, प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। और एक की भी लगा देते हैं बीच में, कहीं भी यहाँ पे लगा दिया की। ठीक है, तो पहला सर्किट हमने तैयार कर दिया। 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर्स हैं, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब दूसरा सर्किट बनाएंगे। दूसरे सर्किट में क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो ये जो 2 रजिस्टर हैं 12 ओम और 2 ओम के, इनके साथ 4 वोल्ट की बैटरी जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो रजिस्टर्स हैं इस तरीके से लगाए जाएंगे, ऐसे करके। ये 12 ओम का रजिस्टर हो गया और दूसरा जो है वो 2 ओम का हो गया, और इनके साथ पैरेलल में 4 वोल्ट की बैटरी लगाई जाएगी इस तरह से। थोड़ी छोटी बैटरी लगाएंगे इस वाली से, क्योंकि ये 4 वोल्ट की है। ठीक है, और एक की यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो ये 2 सर्किट हमने तैयार कर दिए हैं। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ऐसे इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होगा करंट। तो ये जो 2 सर्किट आप देख रहे हैं, और इनमें जो 2 ओम वाला रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली पावर के बारे में हमें बताना है। ये देखिए, कंपेयर द पावर यूज्ड। तो क्या निकालना है हमें, पावर निकालनी है। किसकी, 2 ओम वाले के रजिस्टर की। 2 ओम वाला रजिस्टर एक बार तो सीरीज़ में लगा हुआ था 1 ओम के साथ, और एक बार ये रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ था 12 ओम के साथ। और दोनों ही केस में हमें 2 ओम वाले की पावर पता लगानी है, या फिर ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितनी पावर यूज़ हो रही होगी। तो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो अगर हमें 2 ओम वाले रजिस्टर की पावर निकालनी है फर्स्ट वाले केस में, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में फार्मूला लाना पड़ेगा कि पावर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो पावर निकालने बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे कि V/I होता है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे स्विटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो ये फार्मूला लगाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इन दोनों में से किसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पावर निकालने का जो दूसरा फार्मूला है वो है I² R, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि V की जगह जब IR रख देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। अब इसके लिए हमें एक तो रेजिस्टेंस चाहिएगा, तो 2 ओम वाले का रेजिस्टेंस तो 2 ओम हो ही जाएगा, और I का मतलब इस सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट इस पूरे सर्किट में जाएगा वही 2 ओम वाले के अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने 2 ओम वाले की पावर निकालनी है तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, और एक इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस तो हम पहले से ही जानते हैं कि 2 ओम है, लेकिन इसके अंदर करंट कितना जा रहा है इस बारे में हमें पता नहीं है। तो पहले हमें इस सर्किट के अंदर फ़्लो होने वाले करंट का पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। R = R1 + R2। तो R1 1 है और R2 2 है, तो कितना हो गया, 3 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो करंट का पता लग जाएगा। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर पास होने वाला करंट कैसे पता लगेगा, I = V/R वाला फार्मूला लगा दिया जाएगा। V जो है ना पूरे सर्किट का कितना है, 6 है, और R पूरे सर्किट का कितना है, 3। तो इस तरह से पता चला कि 2 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट के अंदर फ्लो होगा। अब पूरे सर्किट के अंदर अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 2 ओम वाले में भी उतना ही करंट जाएगा, यानी कि इसके अंदर जाने वाला करंट हमने पता लगा लिया है। अब इसके बाद आगे लिखेंगे देयरफॉर पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर
2 ओम वाला जो रजिस्टर है उसमें कितनी पावर इस्तेमाल होगी। पावर का फार्मूला लगा दिया हमने, I²R। आई अभी अभी निकाला है, कितना है 2 का स्क्वायर, और R कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो यहाँ पे 2 ओम वाले की पावर जो निकल कर आई वो कितने आई, 8 वाट आई। दोबारा से समझते हैं, ये जो सर्किट था हमें इसके अंदर ये पता लगाना था कि 2 ओम वाला जो रजिस्टर है उसकी पावर कितनी होगी। तो हमने देखा कि पावर के हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। ये लगाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सीरीज़ में सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। या तो हमें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके जब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तब जाके हम इसकी पावर निकाल पाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दूसरा फार्मूला लगा दो, P = I²R। इसके लिए हमें एक तो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे पास पहले से ही है, और एक हमें 2 ओम वाले के अंदर कितना करंट जा रहा है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 ओम वाले में करंट उतना ही जाएगा जितना पूरे सर्किट के अंदर जाएगा। पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए पहले पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, वो निकल गया 3 ओम, क्योंकि सीरीज़ में था इसलिए सीधा सीधा हमने प्लस कर दिया। और पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था, V/R फार्मूला लगा के पूरे सर्किट का करंट पता लगा लिया। अब पूरे सर्किट में अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इसके अंदर भी कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर का। तो करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता लग चुका था पहले से ही, रेजिस्टेंस हमें पहले से ही पता था। इन दोनों चीज़ों की मदद से हमने इसकी पावर आसानी से निकाल दी, कितनी आ गई, 8 वाट। ठीक है। अब ये जो दूसरा सर्किट आप देख रहे हैं इसमें जो 2 ओम वाला लगा हुआ है, इसमें इस्तेमाल होने वाली पावर का पता लगाने के लिए हम इस सर्किट को अगले पेज पर लेकर जाते हैं। तो सर्किट को मैंने अगले पेज पर बना दिया है। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है इसकी पावर कितनी है। अब हमारे पास पहले फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पावर के फार्मूले बहुत सारे हैं हमारे पास। एक तो है P = V/I। तो देखते हैं कि क्या ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट सीधे सीधे पुट कर दिया जाएगा। करंट के लिए करंट क्या है ना, अलग अलग जाएगा दोनों के अंदर। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है इसमें आखिर करंट कितना जा रहा है। अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो V तो आप सीधे ही रख देंगे 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में सारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट अलग अलग जाता है। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 2 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है। तो उसको करंट को यहाँ पे रख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रखने के बाद आपको आसानी से इसकी पावर पता लग जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा आसान तरीका ये हो सकता है कि दूसरा एक फार्मूला होता है V²/R, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब उससे क्या होगा कि अगर हमें 2 ओम वाले की पावर निकालनी है तो रेजिस्टेंस की जगह तो 2 ओम रख देंगे सीधा सीधा, ये तो मिल गया, और V की जगह सीधा सीधा 4 वोल्ट रख देंगे, क्योंकि V जो होता है पैरेलल में पूरे का सेम होता है। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला बेस्ट रहेगा। इसके लिए हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा, 2 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है, P = V²/R। अब V की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है 4 और उसका स्क्वायर, और R की जगह 2 रख देंगे क्योंकि 2 ओम वाले की पावर निकाल लेते। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 ऐसे ही रहा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो पावर इस बार भी कितनी आ गई, 8 वाट आ गई। पिछले केस में भी 2 ओम वाले की जो पावर निकल कर आई थी 8 वाट आई थी, जब उसको 1 ओम वाले के साथ सीरीज़ में लगाया जा रहा था। अब उसको 12 ओम वाले के साथ पैरेलल में लगा रहे हैं, अभी भी उसकी पावर इतनी ही आ रही है। उम्मीद है कि सवाल को आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर पावर यूज्ड इन बोथ द केसेस इज सेम। तो वैसे तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। हमने ये पता लगा लिया कि 2 ओम वाला जो रजिस्टर है उसमें कितनी पावर यूज़ होगी अलग अलग केसेस में। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जो सेकंड पार्ट है ये इस वाले फार्मूले को लगा के करवाया। अब मैं आपको ये वाला फार्मूला लगा के भी सेकंड पार्ट एक बार करके दिखाता हूँ। किसी भी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से करके देखना चाहिए, तभी हम चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं इस 2 ओम वाले में करंट कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दिया है, करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रजिस्टर
करंट निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। पैरेलल में क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो सब जगह पर 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल होगा। आई हमें निकालना है और आर की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि 2 ओम वाले का ही तो वो पता लगाना है करंट कितना जा रहा है। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। तो पता चल गया कि 2 ओम वाले में कितना करंट पास होगा, 2 एम्पियर। अब पावर का फार्मूला लगाएंगे V इंटू आई। V कितना है पूरे के लिए 4 वोल्ट, और आई कितना निकाला, 2। ठीक है, 4 2 जा 8 वाट। लो दूसरे तरीके से भी वही आ गया, कितना, 8 वाट। तो अगर सब चीज़ों की अच्छी तरह से जानकारी है तो हम सवाल को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से पूरे सवाल को ध्यान से समझते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि हमारे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है जिसको हम अलग अलग सर्किट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पहले सर्किट में हम उसको 1 ओम वाले के साथ लगाएंगे और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो उसको हमने 1 ओम वाले के साथ लगाया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में। तो इसमें कितनी पावर इस्तेमाल होगी ये कैसे निकला, ये आपने अभी भी देख लिया। दूसरे केस में 2 ओम वाले को 12 ओम वाले के साथ लगाया, एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, किस में, पैरेलल में। ठीक है, तो इसके लिए हमने सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला हमें इसलिए स्विटेबल लगा था क्योंकि R तो हमें पता ही था 2 ओम है, और V जो होता है ना पूरे सर्किट का क्या होता है, सेम होता है, इसलिए सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे और बड़ी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हमने इसको दूसरे तरीके से भी निकाल के देखा। पहले हमने पता लगाया कि 2 ओम वाले में कितना करंट जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला लगाकर। इसका करंट पता चल गया तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई लगाकर इसकी पावर भी हमने आसानी से निकाल दी। उम्मीद है कि सवाल को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। सवाल को ध्यान से समझिएगा। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वाट एंड 220 वोल्ट। हमारे पास 2 लैंप है, एक की रेटिंग ये दे रखी है और दूसरे की रेटिंग ये दे रखी है। और कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं इलेक्ट्रिक सर्किट मेन सप्लाई से। व्हाट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, लाइन में से ये दोनों मिलकर कितना करंट लेंगे इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। इस सवाल में ना 220 कई बार आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। ठीक है, तो मतलब इसका एक ही है कि चाहे वो 100 वाट का है चाहे वो 60 वाट का है, वो जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट वाली लाइन से, और ये दोनों मिलकर मेन सप्लाई से कितना करंट लेंगे। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूँ जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं बराबर में बना हुआ, इसमें ये जो 2 लैंप हैं जिनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है वो बने हुए हैं। एक लैंप है 100 वाट का और दूसरा जो लैंप है वो कितना का है, 60 वाट का है, और जिस सप्लाई लाइन से जुड़े हुए हैं वो है 220 वोल्ट की। जब हमें बैटरी या सेल के बजाय सप्लाई लाइन दिखानी होती है तो ऐसे एक सर्कल बना के ना उसके बीच में इस तरह का साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, या फिर बीच में बैटरी भी लगाई जा सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सप्लाई लाइन की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों बल्ब हमने लगा दिए। हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों मिलकर सप्लाई लाइन से कितना करंट ले रहे हैं, यानी कि हमें आई निकालना है। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इन दोनों में अलग अलग जो करंट जा रहा है उसको निकाला जाए, I1 को अलग निकाला जाए और I2 को अलग निकाला जाए, और निकाल के फिर उसको प्लस कर दिया जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका उसके बाद ही देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसमें कितना करंट जा रहा है उसका पता लगाएंगे, और उसके लिए हमें एक सूटेबल फार्मूला देखना पड़ेगा। देखो पावर हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पैरेलल में पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पावर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है और करंट निकालना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें करंट भी हो पावर भी हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो? ऐसा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। पावर भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट भी है, और मुझे यहाँ पर ना 1 और 1 लगाना पड़ेगा। P1 मैंने इसके लिए लगाया है और इसमें जो करंट जा रहा है उसके लिए मैंने क्या लगाया, I1। लेकिन V में मैंने 1 नहीं लगाया क्योंकि V जो होता है पूरे में सेम होता है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो। अब वैल्यू पुट करो, P1 की जगह आ जाएगा 100, V की जगह क्या आ जाएगा 220, और I1 की जगह कुछ भी नहीं आएगा, वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 जो है 10 के नीचे चला जाएगा, 10/22 इज इक्वल टू I1। तो ये करंट हमने पता लगा लिया I1।
अभी इसको हम आगे डेसिमल में नहीं निकालेंगे, बस यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा कोई फाइनल आंसर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से I2 जो है 60 वाट वाले में कितना करंट जा रहा है उसका पता लगाते हैं। तो उसके लिए लगाएंगे हम P2 = V × I2। तो P2 की जगह क्या आ जाएगा 60, V की जगह 220, I2 हमें फाइंड करना है, 0 से 0 कट गया, 22 नीचे चला गया इसके, तो ये आ गया I2। ठीक है, इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, डेसिमल में भी लाया जा सकता है, लेकिन मैं इसको नहीं ला रहा हूँ क्योंकि फाइनल आंसर ये नहीं है। फाइनल आंसर ये है कि दोनों मिलकर कितना करंट लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, लाइन में से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो दोनों का अलग अलग करंट हमने निकाल दिया है। अब हम इसको प्लस कर देते हैं I निकालने के लिए, I1 + I2। तो I1 की जगह क्या लिखेंगे 10/22 और I2 की जगह लिखेंगे 6/22। 22 LCM आ जाएगा, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि नीचे का सेम था तो ऊपर का भी एज इट इज़ प्लस हो जाता है। 8 टाइम्स कैंसिल 2 से और 11 टाइम, अब 11 से 8 को कर लो डिवाइड, तो ये आ जाएगा निकल के 0.72 एम्पियर। इस तरह से एक आसान सवाल पूरा हो चुका है। दोबारा से समझते हैं। हमारे पास 2 लैंप थे, एक 100 वाट का था और दूसरा 60 वाट का था। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में 220 वोल्ट की लाइन से जुड़े हुए थे। दोनों लैंप जो हैं वो लाइन से कितना करंट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले पता लगाया कि ये 100 वाट वाला कितना करंट ले रहा है, फिर 60 वाट वाला कितना करंट ले रहा है इसका पता लगाया, फिर दोनों करंट को प्लस कर दिया, प्लस करके पता चला कि टोटल ये इतना करंट सप्लाई लाइन से लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस सवाल को करने का क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो अगले पेज पर मैंने इसको करने के लिए सेकंड मेथड लिख दिया है। पहले तो मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पे। तो अभी हम कैसे करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि सर्किट में फ़्लो होने वाला टोटल करंट जो है वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे I = V/R। अब क्योंकि हम पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो V तो यही रख दिया जाएगा 220, लेकिन R जो है ना वो हमें पता नहीं है। पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें नहीं पता है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 100 वाट वाला है इसका रेजिस्टेंस कितना है इसको पता लगाएंगे, और फिर 60 वाट वाला जो है उसका रेजिस्टेंस भी पता लगाएंगे, और फिर इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और निकाल के उसे को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पूरे सर्किट में जाने वाले करंट का पता लग जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 100 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, और पावर से रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फार्मूला लगाते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ उसको देख लीजिए, P1 = V²/R1। ठीक है, 100 वाट वाले में जो रेजिस्टेंस होगा उसका पता हम लगाने जा रहे हैं। V में फिर से मैंने 1 नहीं लगाया क्योंकि पैरेलल में पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। P1 की जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, V² की जगह आ जाएगा 220 का स्क्वायर, और R1 रहेगा ऐसे ही। फिर R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 220 को 2 बार लिख दिया जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रखा है, और उसके नीचे 100 आ जाए। R1 वहाँ चला गया, 100 इधर आ गया नीचे, तो क्या होगा कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ गया 48, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 484 ओम आ गया। तो उसका ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हमें पता चल चुका है। अब ऐसे ही नीचे वाले का रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। P2 = V²/R2। P2 की जगह क्या आएगा 60, V² की जगह 220 × 220 लिख देता हूँ पहले से ही, और R2 हमें फाइंड आउट करना है। R2 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, तो R2 = आएगा 220 × 220/60। ठीक है, इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 जा और 2 11 जा, 220 × 11/3। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 100 वाट वाला जो बल्ब था उसका रेजिस्टेंस निकल कर आया 484 ओम, और दूसरा जो बल्ब था 60 वाट वाला उसका जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो आया 2420/3 ओम। ओम लगा देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब 1/r1, तो r1 हमने कितना निकाला है 484, और r2 कितना निकाला है हमने 1/2420/3। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आप अलग तरह का कैलकुलेशन देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। 1/484 प्लस ये जो 3 आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर चला जाएगा, 3/2420 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2420 और 484 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये चीज़ें पहले से ही पता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, आपको इसका एलसीएम निकालने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है, इसीलिए आपके लिए जो पिछला मेथड है वही बेस्ट रहेगा। 2420 से ये एक बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फाइनली यहाँ पर आएगा 8/2420। ठीक है, इसे रिड्यूस भी किया जा सकता है, लेकिन हम करते नहीं हैं इसको रिड्यूस, हम ऐसे ही यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। अब r की जगह हम क्या रखने वाले हैं, ये तो 1/r की वैल्यू है 8/this, तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, r की वैल्यू निकलेगी 2420/8 ओम। ठीक है, तो इस r की जगह हम लिखने वाले हैं 2420/8, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 220 × 8/2420 इज इक्वल टू, अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 11 से 2 बार ये कटेगा, और 11 2 जा 22 और 2 बचा 11 2 जा 22। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो 8/11 आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 0.72 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरे तरीके से भी पता लगा लिया कि इस सर्किट के अंदर ये दोनों बल्ब मिलकर कितना करंट लेंगे, 0.72 एम्पियर। तो ये जो दूसरा मेथड है, इसके लिए हमने क्या किया था कि इनकी जो पावर दी हुई थी दोनों की, इनकी पावर की मदद से सबसे पहले हमने इनके रेजिस्टेंस निकाले फार्मूला लगाकर, P1 = V²/R1। तो इससे ये जो बल्ब था 100 वाट वाला, इसका रेजिस्टेंस निकल कर आया 484। ऐसे ही दूसरे बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो निकल कर आया 2420/3। यहाँ पे जो कैलकुलेशन की गई है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से की गई है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डिवाइड कर देता है तो उसकी आगे की कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो स्मार्ट तरीके आपको सिखाए जाते हैं, इनको ज़रूर आप ध्यान रखा करें। इसके बाद दोनों का जब रेजिस्टेंस आ गया तो फिर हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, 1/R1 प्लस 1/R2 लगाकर सॉल्व करते हुए टोटल रेजिस्टेंस निकल कर ये आया लास्ट में 2420/8। इसके बाद इसमें जाने वाले करंट को निकालने के लिए V/R वाला फार्मूला लगा दिया। V था 220 और टोटल जो रेजिस्टेंस था वो था 2420/8। सॉल्व करने के बाद 0.72 एम्पियर करंट पूरे सर्किट का आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों लैंप मिलकर जो करंट ले रहे होंगे वो कितना होगा, 0.72 एम्पियर। तो ये जो तरीका था जिससे हमने इस सवाल को किया है, ये थोड़ा सा मुश्किल था पिछले वाले के कंपैरिजन में। पिछले वाला बड़ा सिंपल था, एक बार उसे दोबारा से देखिए। ये देखिए ज़रा, पिछले वाले की कैलकुलेशन कितनी इजी थी। हमने इसमें जाने वाला करंट निकाला और इसमें जाने वाला करंट निकाला, फिर जो दो करंट निकले दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और आसानी से आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पहले दोनों के रेजिस्टेंस निकले, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकला, उसके बाद जाके करंट निकला। लेकिन इस मेथड ने भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल करते हैं। इसके बाद एक इजी क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। एक तो टोस्टर है 1200 वाट का जो 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है, और एक टीवी है 250 वाट का जो 1 घंटे के लिए चलाया जा रहा है। कौन ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा, इसका पता लगाना है। तो एक तरफ तो हम लिख देते हैं टीवी और दूसरी तरफ लिख देते हैं टोस्टर। ठीक है, तो टीवी की जो पावर हमें दे रखी है वो है 250 वाट और टोस्टर की पावर कितनी है, 1200 वाट। टीवी को जितने टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो है 1 आवर और टोस्टर को कितने टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 मिनट्स। पूछा गया है कि कौन ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा।
तो अगर एनर्जी निकालनी है तो इसके लिए एनर्जी का फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू टी, और जब भी आप एनर्जी निकालें तो पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करें और टाइम को हमेशा आवर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर टाइम तो आवर्स में दे रखा है लेकिन पावर किलोवाट में नहीं है। इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 0.25 किलोवाट आ जाएगा 1000 से डिवाइड करने के बाद। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.2 किलोवाट। इधर जो आप टाइम देख रहे हैं वो आवर्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला टाइम आवर्स में नहीं है। तो मिनट को आवर्स में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये आ जाएगा 1/6 आवर्स। ठीक है, अब इधर एनर्जी निकालते हैं कितनी आएगी। पावर की जगह आ गया 0.25 और टाइम की जगह आ गया 1, तो 0.25 किलोवाट आवर इधर की एनर्जी आ गई। अब उधर की एनर्जी निकालते हैं कितनी आएगी। पावर कितनी है 1.2 और टाइम कितना है 1/6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 0.2 किलोवाट आवर। साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है। ये 0.25 है, वो 0.20 भी लिख सकते हैं आप, इसको 0.20 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 20 है और वो 25 है, तो कौन एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, टीवी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि टीवी की पावर कम है, टोस्टर की पावर ज़्यादा है, लेकिन टीवी 1 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और टोस्टर सिर्फ 10 मिनट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो टाइम का भी इफ़ेक्ट पड़ता है एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करने में। तो हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि टीवी यूज़ मोर एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन था, हमने एनर्जी का फार्मूला लगाया P इंटू टी, उसमें वैल्यू पुट करी और आसानी से दोनों तरफ की एनर्जी निकल गई और पता चल गया कि टीवी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, इसके बाद 17 क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं सवाल को। क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द मेंस फॉर 2 आवर्स। तो रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। और किसके बारे में सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप इन द हीटर। हीटर के अंदर किस रेट से हीट डेवलप होगी। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखिएगा। द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, जिस रेट से हीट डेवलप हो रही है। देखो, अगर ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट हीट डेवलप, तो हम बोलते हैं कि हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप। तो जब भी ऐसे बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि H/T निकालना है, या फिर आप ऐसे समझ जाइएगा कि पावर निकालनी है। क्योंकि जब भी आपको इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी तो आपको ये बताया गया था, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ऐसे होती है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, द रेट एट विच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो सारी जो पावर की डेफिनेशन होती हैं उनमें रेट वर्ड ज़रूर आता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि रेट ऑफ हीट डेवलप निकालना है तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। खाली बोले हीट निकालना है तो H, लेकिन हीट डेवलप होने का रेट पूछा जाए तो H/T निकालना है। तो या तो H/T निकाल दो या फिर पावर निकाल दो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो इस सवाल में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि द रेट ऑफ हीट डेवलप को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम उसको H से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, H/T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पर रेट ना होता ना तो फिर खाली H हम लिख सकते थे। तो हमें निकालना है H/T। तो H/T निकालने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप, उसको निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, H/T। यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब H का जो फार्मूला है ना, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, यहाँ पे जो सबसे सूटेबल फार्मूला है वो ये है, I²RT, H का फार्मूला। और नीचे क्या है, T, फिर T से T हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, I²R। अब I और R दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। I कितना है, 15। तो इस तरह से ना मैंने पूरा जल्दी से सॉल्व कर दिया है। I की वैल्यू 15 रख दी और R की जगह पे क्या रख दिया, 8 रख दिया। 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8 और 8 की इसमें मल्टीप्लाई करके 1800 आ गया। अब सवाल यह है कि हम इसकी यूनिट क्या रखें। H/T लिखा हुआ है,
तो H/T की क्या यूनिट बनेगी? पहली बात तो मैंने बोला था कि H/T का मतलब पावर है, और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो या तो आप यहाँ पे वाट लिख सकते हैं या फिर जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इस तरह से जूल पर सेकंड। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारा टाइम जो है वो आवर्स में दिया हुआ था और यहाँ पे कहीं भी टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टाइम से टाइम पहले ही कैंसिल हो गया। लेकिन अगर हमें टाइम यहाँ पे पुट करना पड़ जाता है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ हीट डेवलप है उसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वाट लिख सकते हैं। अब मैं पावर का फार्मूला लगा के भी दिखाता हूँ तुम्हें कि यही आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये समझ लिया था कि जहाँ पे रेट लिखा हो तो समझ जाओ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है। तो पावर का फार्मूला कौन सा लगाएं? क्या V × I लगा दें? इसके लिए V की ज़रूरत पड़ेगी, V तो कहीं दे ही नहीं रखा है। तो V को बदल के क्या लिख देते हैं? IR और × I, तो ये बन जाएगा I²R। ठीक है, तो देखो वही चीज़ आ गई ना। अब वैल्यू पुट करोगे जब यहाँ पे 15 का स्क्वायर × 8, तो वही से आ जाएगा 1800 वाट। तो चाहो तो 1800 वाट कह लो, चाहे 1800 जूल पर सेकंड कह लो, दोनों एक ही बात है। तो इस सवाल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली थी वो ये थी कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना था द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप। तो हीट डेवलप होने का रेट अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब आपको H/T निकालना है। रेट का ध्यान रखिएगा। H/T का मतलब यह है कि आपको पावर निकालनी है। तो या तो ये निकाल दो या फिर पावर निकाल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इस आसान सवाल को शायद समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब आखिरी सवाल और बचा है एक्सरसाइज का, उसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसे भी बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। एक्सप्लेन करना है वाई टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैंप का जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली क्यों किया जाता है, मतलब ज़्यादातर उसके अंदर टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक लैंप में टंगस्टन का इस्तेमाल होता कहाँ पर है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना बल्ब बना दिया है, उतना बेहतर बल्ब तो नहीं बन पाया लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। तो बल्ब के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का, इसी को फिलामेंट कहा जाता है। और ये जो फिलामेंट होता है ये हमेशा किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। तो टंगस्टन एक ऐसी मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हमने अपनी किताब में ये पढ़ा था। ये देखिए ज़रा पेज नंबर 218 पर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से टंगस्टन जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होता, और मेल्ट होकर पिघलता नहीं है, और बल्ब जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है। इसीलिए फिलामेंट को किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। तो आंसर को मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है कि टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, सो इट डज़ नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। इसलिए वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता। इसी रीज़न की वजह से टंगस्टन का इस्तेमाल बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई नहीं होगा तो क्या होगा कि ये पिघल जाएगा और पिघल के ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा। इसीलिए फिलामेंट जो है वो हमेशा टंगस्टन का बनाया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट ना हो पाए। तो उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे, 2014-15 में आ चुका है। अब समझिए अगले सवाल को। इसके बाद अगला सवाल है वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रादर देन द प्योर मेटल। जितने भी हीटिंग डिवाइस होती हैं वो प्योर मेटल की नहीं बनाई जाती, वो एलॉय की बनाई जाती है। इसकी वजह क्या है? तो ये बात भी हम पहले से ही जानते हैं अच्छी तरह से कि जो एलॉयज़ होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो जब उसको हीट करेंगे तो हीट करने से प्योर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है या बर्न हो सकती है, जबकि अगर एलॉय का इस्तेमाल करेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होगी। इसीलिए जितनी भी हीटिंग डिवाइस होती हैं उन सबको एलॉय का बनाया जाता है, प्योर मेटल का नहीं बनाया जाता। ये आपकी बुक में पेज नंबर 207 पर लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए और खुद ही इसका आंसर लिखिएगा आप वहाँ से। ये देखिए ज़रा आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 207 पर, एलॉयज़ डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। For this reason, they are commonly used in electrical heating device like electric iron, toaster, etc. ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर लिख दीजिएगा।
एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, थर्ड पार्ट। लिखा है कि वाई इज़ सीरीज़ अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वो होते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं उनमें सीरीज़ अरेंजमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमने एक सीरीज़ अरेंजमेंट में कुछ चीज़ों को लगा दिया, जैसे कि मोबाइल लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, एसी लगा दिया। तो क्या होगा? तो होगा ये कि सबके अंदर सेम करंट ही जाएगा। ठीक है, मोबाइल को कम करंट चाहिए, एसी को ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन मोबाइल में भी उतना ही करंट जाएगा जितना एसी ले रहा है, क्योंकि सीरीज़ में कोई रास्ता होता ही नहीं करंट के पास दूसरा, एक ही रास्ते से करंट को जाना होता है। इसलिए फ्रिज एसी को जो करंट चाहिएगा वही करंट किसके अंदर जाएगा? मोबाइल के अंदर भी जाएगा। तो एक नुकसान तो ये होता है कि सबके अंदर सेम करंट जाता है, जबकि अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा नुकसान देखिए क्या होता है। मान लो कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो फॉल्ट हो जाता है उसके अंदर, या वो ख़राब हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा बीच में से। सर्किट के ब्रेक होने की वजह से करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, और सर्किट के ब्रेक होते ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और फ्लो बंद होते ही सारी चीज़ें काम करना बंद कर देंगी। तो इसीलिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उनमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो सबके अंदर एक ही करंट जाएगा, जबकि हर चीज़ को अलग अलग करंट चाहिए होता है, और दूसरा ये कि अगर किसी एक ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से सर्किट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे वो रीज़न जो है लिख दिए हैं। डिफरेंट डिवाइस नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, बट इन सीरीज़ द करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द डिवाइसेस। अलग अलग डिवाइस को अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सीरीज़ में सबके अंदर एक ही करंट जाता है, इसीलिए हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल डोमेस्टिक सर्किट में नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न ये है, इफ़ वन डिवाइस फेल्स, अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है, द सर्किट इज़ ब्रोकन, सर्किट टूट जाएगा, एंड ऑल द डिवाइसेज स्टॉप वर्किंग, सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं हमारे घरों में, उनमें हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक आसान सवाल इसके बाद पूछा गया है, हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से किस तरह से वेरी करता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर वो किस तरह से डिपेंड करता है। तो देखिए, ये बात आपको कई बार बताई जा चुकी है। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर है और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको जितना बड़ा करेंगे तार उतना ही क्या होता चला जाएगा? मोटा होता चला जाएगा, और तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम होगा। देखिए, रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो तार की लंबाई पर, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, इन दो चीज़ों पर तो डिपेंड करता ही है। तीसरी चीज़ होती है मटेरियल, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फ़िलहाल हमसे बात की गई थी कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर आप तार को मोटा करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है ना, इनमें इस्तेमाल होने वाले तारों को इसीलिए मोटा बनाए जाएंगे। जितना मोटा तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसमें करंट उतना ही ईजीली फ्लो होगा। समझ गए? तो ट्रांसमिशन लाइनों के तार मोटे इसीलिए बनाए जाते हैं, उससे एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और फिर उनके अंदर आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस आंसर को लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दस इफ़ द वायर इज़ थिक रेजिस्टेंस इज़ लेस। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और करंट उसके अंदर ईजीली फ्लो करेगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइनों के जो तार होते हैं वो मोटे बनाए जाते हैं ताकि करंट उनके अंदर आसानी से जा सके। तो सवाल को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
अगर आपको सब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। आगे बढ़ते हैं, आखिरी पार्ट करते हैं। अब हमारे सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो होता है, एक शहर से दूसरे शहर इलेक्ट्रिसिटी को जब भेजा जाता है तो खंभे लगाए जाते हैं और खंभों पे लगाए जाते हैं तार। ठीक है, तो ये जो तार होते हैं ना, ये इसने तो कॉपर का लिखा हुआ है, देखो कहाँ लिखा है कॉपर। पहली बात तो ये कॉपर के नहीं लगे होते, कॉपर के तो हमारे घरों में लगे होते हैं, ये होते हैं एल्युमिनियम के वायर। ठीक है, फिर भी हम इसके क्या पता किसी देश में लगाए जाते हों कॉपर के, हम इस बात को मान लेते हैं। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो तार होते हैं ये कॉपर के और एल्युमिनियम के क्यों लगाए जाते हैं। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, नंबर 2 पर होता है कॉपर और नंबर 3 पर होता है एल्युमिनियम। ठीक है, अब सिल्वर का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। आप ही सोचिएगा अगर सिल्वर के तार खंभों पर लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा। अगले दिन आपको खंभे तो मिलेंगे लेकिन तार नहीं मिलेंगे, चोर उतार कर ले जाएंगे। सिल्वर जो है ना काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत महंगी मेटल है, इसलिए सिल्वर का तार जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बचे कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर भी काफ़ी महंगी मेटल होती है, उतनी कॉस्टली तो नहीं होती जितना सिल्वर होता है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है। तो कॉपर का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं। हमारे घरों में जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है उसके अंदर कॉपर का तार ही इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने घर दिन में देखना चाहते हैं तो किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से या फिर प्लास से उसकी जो PVC कोटिंग है तार की उसको हटा के देखेंगे तो अंदर से ब्राउन कलर का तार निकलेगा जो कि कॉपर का वायर होता है। एल्युमिनियम सबसे सस्ती मेटल होती है, इसीलिए एल्युमिनियम के वायर जो हैं वो ट्रांसमिशन लाइनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी रेंज के अंदर ही होते हैं, लेकिन सिल्वर हमारी रेंज से बाहर होता है। तो आप समझ गए होंगे कॉपर मतलब ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इनमें से सबसे बेस्ट सिल्वर है, लेकिन कॉस्टली होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते। कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अपने आंसर में ये लिखेंगे कि कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। तो आंसर में मैंने वो सारी बातें लिख दी हैं कि कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऑल्सो दे आर क्वाइट कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इसके अलावा ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं, इसीलिए कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइनों में। इसी के साथ हमारा एक बेहतरीन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो गया। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है और भी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है इस चैप्टर के लिए। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे और कुछ जो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड का पेपर आने से पहले आपको करवाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।